स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और क्लास 5 का है ये चैप्टर। क्लास 5 का है ये चैप्टर। तो आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12। इसका पहला भाग आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 5, जिसमें क्रिया विशेषण के बारे में हमने बताया था, और उसके पहले भाग यानी रीतिवाचक विशेषण के बारे में भी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में भी आप लोग को हमने बताया था। ये इस चैप्टर का सेकंड भाग है और इसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे क्रिया के 3 और भाग के बारे में। पहला तो बता चुके हैं, दूसरा है कालवाचक विशेषण, और तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक विशेषण के बारे में हमने जाना कि जिस वाक्य में क्रिया के करने के ढंग का बोध होता है, उसके तरीके का बोध होता है कि क्रिया जल्दी जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो जब ये सब चीजें हमको मालूम होती हैं उस वाक्य में, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। उसके प्रथम भेद में रीति यानी कार्य करने के ढंग, क्रिया करने के तरीके के बारे में मालूम होता है, वह क्रिया विशेषण के पहले भाग में आता है। दूसरा है कालवाचक विशेषण, इसे हम लोग जानते हैं। कालवाचक विशेषण क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के समय का बोध होता है। सॉरी, यहाँ पे क्रिया हमने लगाना भूल गया, यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सॉरी एवरीबॉडी। हाँ, तो अब हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के किए जाने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात उस वाक्य में हमें क्रिया के करने का समय का बोध होता है कि समय काम बीते हुए समय में हुआ है, या चल रहे समय में हो रहा है, या आने वाले समय में होगा। जब भी क्रिया के करने के समय का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आशीष प्रतिदिन व्यायाम करता है, अर्थात वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, उसका समय निर्धारित है, इसलिए क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि आपने देखा क्रिया विशेषण के दूसरे भेद में काल का यानी कि समय का विशेष रहता है, समय का विशेषता रहता है, या फिर समय को ही इसमें संबोधित किया गया है। अर्थात वाक्य में आपको समय का जब बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा? कालवाचक। उसी प्रकार क्रिया के जब स्थान का बोध हो जाएगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अर्थात कार्य कहाँ किया जा रहा है ये जब हमें ज्ञात होता है तो वो किस में चला जाता है? क्रिया विशेषण के किस भेद में चला जाता है? स्थानवाचक। जब स्थान का बोध होगा तो वो क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर चला जाता है। जब समय का बोध, देखिए, जब तरीके का बोध होगा तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, जब समय का बोध होगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, और जब स्थान का बोध होगा यानी कि जगह का बोध होगा कि कार्य कहाँ किया जा रहा है, अंदर बाहर कहाँ किया जा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। वो घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर खेल रहे हैं, और बाहर खेल रहे हैं तो स्थान का बोध हो रहा है वाक्य में। तो जब हमें स्थान का बोध होगा तो वह क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अर्थात कार्य करने की विशेषता जो है वो कहाँ बता रहा है? बाहर बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चौथा भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है
उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नमिता बहुत सोती है, नमिता बहुत सोती है। नमिता क्या करती है? बहुत सोती है। बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, अर्थात उसका माप तौल नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोग विशेषण का एक भेद पढ़ा होगा, परिमाणवाचक विशेषण, उसमें नाप तौल नहीं किया जाता, उसे तौला नहीं जाता, वजन नहीं बताया जाता, सॉरी मात्रा बताया जाता है उसमें, कि थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, अधिक है। ऐसे जब होगा तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो जब कार्य करने का ढंग का बोध होगा तो रीतिवाचक विशेषण, जब कार्य करने के समय का बोध होगा तो क्या होगा? कालवाचक। और जब स्थान का बोध होगा कि कार्य किस स्थान पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। और जब कार्य करने की मात्रा का बोध होगा, बहुत सोती है, कम सोती है, ज्यादा खाता है, कम खाता है, वो कम खेलता है, वो ज्यादा खेलता है, वो कम पढ़ता है, वो ज्यादा पढ़ता है, जब ऐसे शब्द आएंगे, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, यानी कि मात्रा का जब बोध होगा तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो क्लास 5 उम्मीद है आप लोगों को क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, रीतिवाचक, उसके बाद कालवाचक, उसके बाद स्थानवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक। देखिए, रीतिवाचक में क्या बोध होता है? कार्य करने के ढंग के तरीके का बोध होता है। कालवाचक में समय का बोध होता है, स्थानवाचक में स्थान का बोध होता है, परिमाणवाचक में परिमाण यानी कि मात्रा का बोध होता है। तो क्लास 5 उम्मीद है क्रिया विशेषण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो थे अव्यय। क्रिया विशेषण किस में आता है? अव्यय में आता है। तो ये तो क्रिया विशेषण का, अव्यय का एक भेद था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के ये 4 भेद थे। अभी इसके अलावा 3 भेद और हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संबंध बोधक में वाक्य में संबंध दिखाया जाता है। संबंध बोधक जब अव्यय होता है तो क्या होता है? वाक्य में संबंध दिखाया जाता है। जैसे जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? सर्वनाम या संज्ञा के साथ, सर्वनाम या संज्ञा के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। संबंध बोधक में ऐसे शब्द आएंगे जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, या संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट भेद होता है, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक में देखिए, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। संबंध में तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं, लेकिन समुच्चय बोधक क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे जोड़ने में क्या, और, तथा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द वाक्य में आते हैं, तो क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। विस्मयादि बोधक में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हाय, छी, ऐसे करके एक लाइन और नीचे बिंदी रहती है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनमें भी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय का अर्थ ही आप लोग जानते हो कि अव्यय शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, विशेषण इत्यादि के अनुसार परिवर्तन संभव नहीं होता है, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय का एक नाम अविकारी भी होता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो बेटा, और मन लगा के पढ़ाई करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही पढ़ाई होता है। बस ये है कि आप लोग रूटीन में पढ़ते रहिए, जो आप लोग को वर्क मिल रहा है करते रहिए, आपका प्रिपरेशन चलता रहे और आप लोग अगली क्लास में आराम से जाए। नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप लोग थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। हालांकि घर पे तो बच्चे पढ़ाई वाकई में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जो वर्क मिल रहा है वही कंप्लीट करिए, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग वीक नहीं होंगे। बहुत बच्चे क्लास में बहुत तेज़ रहते थे, लेकिन अभी इसके वजह से कमज़ोर हो गए होंगे। लेकिन अगर वो अपना रूटीन बनाए रहेंगे, अपने वर्क को करते रहेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, तो वो वीक नहीं होंगे।
और समय निकाल के खेलिए कूदिए सब कुछ करिए और उसमें पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।